जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दरअसल ये तीन अलग अलग क्षेत्र हैं। यानी जब भारत आजाद हुआ तो भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग धर्म के नाम पर अलग हो गया, जिसका नाम हम सभी जानते हैं पाकिस्तान रखा गया। और जब ये विभाजन हिंदुस्तान से पाकिस्तान का हो रहा था तो उस समय कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना ने कबाइलियों के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया था और जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनके द्वारा किए गए इस आक्रमण का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कब्जा मुक्ति का अभियान चला रही थी। लेकिन बीच में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा के चलते नियंत्रण रेखा का जन्म हो गया और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि लगभग आधे जम्मू और कश्मीर पर आज भी पाकिस्तान का कब्जा है। और राज्य को घोषित किए जाने के बाद इसका नाम जम्मू और कश्मीर रखा गया, जिसमें लद्दाख को जम्मू का हिस्सा माना गया। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा और बाद में ये राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। यानी सन 1756 के अफगान शासन के बाद सन 1819 में ये राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया था और सन 1846 में राजा रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र को महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। तो चलिए अब और विस्तार से जानते हैं भारत के इन तीन मुख्य हिस्सों का भौगोलिक और इतिहास। तो अगर हम जम्मू का परिचय दें तो भारतीय ग्रंथों के अनुसार जम्मू को प्राचीन काल में डुग्गर प्रदेश कहा जाता था और जम्मू का कुल क्षेत्रफल लगभग 36,315 वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इसके लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाकिस्तान का कब्जा है और ये कब्जा उसने साल 1947 से साल 1948 के युद्ध के दौरान किया था। तो जम्मू का जो क्षेत्रफल है वो पीर पंजाल की पहाड़ी रेंज में खत्म हो जाता है और यहीं से यानी इसकी पहाड़ी खत्म होते ही कश्मीर का क्षेत्र शुरू हो जाता है। यानी कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर का है। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख एक ऊंचा पठार है जिसका अधिकतर हिस्सा करीबन 3,500 मीटर से भी ऊंचा है और ये हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी की ऊपरी घाटी में फैला है और करीबन 33,554 वर्ग किलोमीटर में फैले लद्दाख में बसने लायक जगह बेहद कम है, क्योंकि यहाँ पर हर ओर ऊंचे नीचे विशालकाय पथरीले पहाड़ और मैदान हैं और यहाँ के सभी धर्मों के लोगों की जनसंख्या मिलाकर लगभग 2,36,539 के करीब है। और ऐसा माना जाता है कि लद्दाख मूल रूप से किसी बड़ी झील का एक डूबा हुआ हिस्सा था जो कई वर्षों के भौगोलिक परिवर्तन के कारण लद्दाख की घाटी के रूप में परिवर्तित हो गया। और 18वीं शताब्दी में लद्दाख और बल्टिस्तान को जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रफल में शामिल किया गया था और साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद बल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और ऐसा कहा जाता है कि जब चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया था तो उस दौरान बहुत से तिब्बती यहाँ आकर बस गए थे। वहीं अगर बात करें सिंधु नदी की तो सिंधु नदी लद्दाख से निकलकर ही पाकिस्तान के कराची तक बहती है और प्राचीन काल में लद्दाख कई अहम व्यापारिक रास्तों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यानी लद्दाख मध्य एशिया से कारोबार का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था और सिल्क रूट की एक शाखा लद्दाख से होकर गुजरती थी। तो अगर हम इन तीनों क्षेत्रों की जनसंख्या की बात करें तो सन 2011 की गणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या 1,25,41,302 है और इन जनसंख्या में जो कश्मीर का इलाका आता है वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। वहीं जम्मू में हिंदू और सिख हैं, जबकि लद्दाख में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है। और अब बात करते हैं इन तीन क्षेत्रों के इतिहास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम पड़ा और शोधकर्ताओं के अनुसार कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुल के लोगों का राज्य एक जमाने में फैला हुआ था। जबकि जम्मू का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और हाल में ही अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों और मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का भी पता चला है। और ऐसा कहते हैं कि कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे और उनकी एक पत्नी कुद्रू के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें से प्रमुख नाग थे अनंतक, जिन्हें शेष भी कहते हैं, दूसरे वासुकी, इसी तरीके से तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलीन है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं लोगों से नागवंश की स्थापना हुई थी और आज भी कश्मीर में इन लोगों के नाम पर ही स्थानों के नाम है, जिसका एक सटीक उदाहरण है कश्मीर का अनंतनाग। यानी कश्मीर का जो अनंतनाग है वो नागवंशियों की राजधानी हुआ करती थी। और तो रजत रंगड़ी और नीलम पुराण की कथा के अनुसार कश्मीर
कश्मीर की घाटी में कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी और कश्यप ऋषि ने इस स्थान से पानी निकालकर इस झील भरे हुए स्थान को कश्मीर घाटी में परिवर्तित कर दिया। और तो और ऐसा भी कहा जाता है ईसा पूर्व शताब्दी में महान सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था और बाद में यहाँ पर राजा कनिष्क का अधिकार आ गया। और कनिष्क के समय ऐसा कहा जाता है कि श्रीनगर के कुंडन विहार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म की महासंगति का आयोजन भी किया गया था। लेकिन इसके बाद उज्जैन साम्राज्य के राजाओं का अधिकार आ गया और एक समय ऐसा था जब उज्जैन अखंड भारत की राजधानी हुआ करता था। लेकिन विक्रमादित्य राजवंश के पतन के बाद कश्मीर पर स्थानीय शासक राज करने लगे थे और वहाँ हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का मिश्रित रूप विकसित होने लगा था। और कश्मीर में 6ठी शताब्दी में अपने तरह का शैव दर्शन विकसित हुआ। और ऐसे भी सबूत मिलते हैं कि उस जमाने में शैव राजाओं में सबसे पहला और प्रमुख नाम मिहिर कुल का है जो हुण वंश का था। और हुण वंश के बाद गोनंदन द्वितीय और उसके बाद कराकोट नाग वंश का शासन हुआ था, जिसके राजा ललितादित्य मुक्तिपीठ को कश्मीर के सबसे महान राजाओं में उस समय शामिल कर लिया गया था। और कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य 697 से लेकर 798 तक एक सबसे प्रसिद्ध राजा हुए थे, जिनका राज पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में कोंकण तक और उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान और पूर्व में तिब्बत तक फैला हुआ था। और इसी क्रम में अगला नाम साल 855 ईस्वी में कश्मीर की सत्ता में आए नए उत्पल वंश के अवंती वर्मन का नाम लिया जाता है, जिनका शासन काल कश्मीर के सुख और समृद्धि का काल माना जाता है। और ये सबसे आदर्श राजा कश्मीर के माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनके 28 साल के शासन काल में कश्मीर में मंदिरों का निर्माण काफी बड़े पैमाने में हुआ था। लेकिन जब प्राचीन कश्मीर में राजा अवंती वर्मन की मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु के बाद हिंदू राजाओं के पतन का काल शुरू हो गया था। और तत्कालीन राजा सहदेव के समय बंगाल के आक्रमणकारी, जिसका नाम दुलचा कहा जाता है, उसने इस पर आक्रमण कर दिया। और दुलचा ने उस समय नगरों और गांवों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था और हजारों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया था। और इस अवसर का फायदा उठाकर तिब्बत के आए एक बौद्ध रिंचक ने इस्लाम कबूल कर समय के राजा के सेनापति उनके सहयोग से कश्मीर की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। अब इस वजह से हुआ ये कि कश्मीर पर पहला कन्वर्टेड मुस्लिम शासक बना था, जो मूल रूप से मुस्लिम नहीं था, उसने मुस्लिम धर्म अपनाया था। और ऐसे ही समय गुजरता गया, तब ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में शाह मीर ने कश्मीर की गद्दी पर कब्जा कर लिया और इस तरह उसके वंशों ने लंबे समय तक कश्मीर पर राज किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये सब प्रारंभ में तो काफी अच्छे से रहे थे, लेकिन जब कश्मीर पर बाहर से आए आक्रमणकारियों ने इस पर हमला किया, यानी जो हमादान से इस पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी आए, जिसको शाह हमादान कहा जाता है, उसने कश्मीर पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे कश्मीर पर अब इस्लामीकरण का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ने लग गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस काल में हिंदू लोगों को इस मजबूरी में इस्लाम कबूल करना पड़ रहा था, नहीं तो इनकी मृत्यु कर दे रहे थे। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे कश्मीर के अधिकतर लोग मुस्लिम बनते गए। और उस समय शाह हमदान के बेटे, जिसका नाम मीर हमदानी था, उसके नेतृत्व में वहां पर स्थित मंदिरों को तोड़कर और तलवारों के दम पर इस्लामीकरण का दौर सिकंदर के बेटे अली शाह तक चला। लेकिन इसके बाद साल 1420 से 70 में जैनुल अबादीन का जब शासन काल आया, जब वो इस गद्दी पर बैठा राजा की, तब उसके शासन काल में थोड़ी कम बर्बरता होती थी। लेकिन जब 16 अक्टूबर साल 1586 का समय आया और जब मुगल के सिपा सलाहकार कासिम खान मीर ने चक शासक याकूब शासन को हराकर कश्मीर पर मुगलिया सल्तनत की स्थापना की, तब ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद अगले 361 सालों तक घाटी पर गैर कश्मीरियों का शासन रहा। और मुगल शासक औरंगजेब और उसके बाद के शासकों ने हिंदुओं के साथ साथ यहाँ के शिया मुसलमानों पर भी दमनकारी नीति अपनाई, जिसके चलते हजारों लोग रोज मारे जाने लगे थे। और ये लूट खसोट का कार्य अगले 5 साल तक चलता ही रहा। और इनके अत्याचारों से तंग आकर एक कश्मीरी पंडित, जिनका नाम बीरबल धर है, उन्होंने उस समय के सिख राजा रणजीत सिंह की मदद मांगी। और तब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी खड़क सिंह के नेतृत्व में हरि सिंह नलवा सहित अपने सबसे काबिल सरदारों के साथ 30,000 की फौज रवाना कर दी। तब ऐसा कहा जाता है कि आजिम खान अपने भाई जब्बार खान के भरोसे कश्मीर को छोड़कर काबुल भाग गया था। इस तरीके से 15 जून साल 1819 को कश्मीर में सिख शासन की स्थापना हुई थी। और
साल 1939 में रणजीत सिंह की मौत के साथ लाहौर का सिख साम्राज्य बिखरने लग गया था। अब ऐसा होने के बाद अंग्रेजों के लिए तो अफगानिस्तान की खतरनाक सीमा पर नियंत्रण करने का एक अच्छा मौका मिल गया और वहीं दूसरी ओर जम्मू के राजा गुलाब सिंह के लिए खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित करने का एक अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि एक समय में ऐसा कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने पठानों के अत्याचार से इसको मुक्ति दिलाई। तब महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब में मिला लिया और इसके बाद उन्होंने कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। तो कौन कौन से राजा थे जम्मू और कश्मीर के, इसकी सूची आप देखिए। तो इन सब चीजों से ये पता चलता है कि जम्मू 22 पहाड़ी रियासतों में बटा हुआ था और डोगरा शासक राजा मालदेव ने कई क्षेत्रों को जीतकर अपने विशाल राज्य की स्थापना भी की थी और सन 1733 से 1782 तक राजा रंजीत देव ने जम्मू पर शासन किया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी दुर्लभ थे। इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जम्मू को पंजाब में उनके उत्तराधिकारी ज्यादा दिनों तक मिलाकर नहीं रख सके और ऐसा कहा जाता है कि साल 1947 तक जम्मू और कश्मीर में डोगरा शासकों का शासनकाल रहा था। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने साल 1947 को 26 अक्टूबर के दिन भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया था। यानी भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर का जो विलय था वो अंग्रेजों के भारत से चले जाने के लगभग 2 महीने के बाद हुआ था और वो दिन था 26 अक्टूबर साल 1947 का। और ये भी विलय तब हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर रियासत पर कबायलियों के रूप में पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया था और उसके काफी हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। और जब भारतीय सेनाओं को ये ऑर्डर दिया गया कि जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तानियों के आतंक से मुक्त कराया जाए, तो भारतीय सेना ने काफी मजबूती से लड़कर पूरे जम्मू एंड कश्मीर को तो आजाद करा ही दिया था, लेकिन ऐन वक्त चाचा नेहरू की बकचोदी के कारण ये जम्मू एंड कश्मीर एक विवादित स्थान आज तक बना हुआ है। अब ये कब सॉल्व होता है इसके बारे में तो कहना काफी मुश्किल है, लेकिन आपको ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की ऐतिहासिक जानकारी जानकर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।